Assalamu alaikum. So we're about to start our class. Almost सब बच्चे क्लास ज्वाइन कर चुके हैं लास्ट क्लास को लीव करके। लास्ट टाइम हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी, विच वाज बेसिकली द कंप्लीट रिवीजन ऑफ फर्स्ट ईयर। और कोशिश ये की कि अब ये लफ्ज़ आपके लिए फेमिलियर हो जाए। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है और उसमें मौजूद एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो हर एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये ऑर्बिटल्स जिस शेप के होते हैं और जिन डायरेक्शंस में होते हैं, उसी हिसाब से मॉलिक्यूल का शेप पता चलता है। हमने आपको एक थ्योरी के बारे में बताया जिसके मुताबिक जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के आपस के रिपल्जन की वजह से एक प्रोसेस होता है जिसमें वो एटम अपने पुराने ऑर्बिटल्स के शेप्स को रीओरिएंटेट करते हैं, रीअरेंज करते हैं और को हमने हाइब्रिडाइजेशन। ये ज़हन में रहे अभी वो सारी बातें जो हमने कही हैं सुनने के बाद कि ये एक थ्योरी है। ना हमारे पास इस बात का 100% प्रूफ है कि ये वाकई होता है और ना इस बात का 100% प्रूफ है कि ये नहीं होता है। यानी हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस एक अजम्पशन या एक थ्योरी है। चूंकि इस थ्योरी की मदद से जब हम ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें 100% सक्सेस मिलती है। इसलिए हम इस थ्योरी को अपनाए हुए हैं और इसे ऑर्गेनिक में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अब ये है या नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये है थ्योरी ही, या एक समझिए कि एक तरह से हमने एक ट्रिक या एक मेथोडोलॉजी बनाई कि इस अंदाज से अगर आप हर मॉलिक्यूल को एंटरटेन करेंगे तो आप उसके स्ट्रक्चर को सही तौर पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपने सुन लिया कि हम तो सिर्फ कार्बन को बेस बनाकर बात कर रहे हैं जिसमें जिसके लास्ट ऑर्बिट में एक एस और 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। और भी मॉलिक्यूल दुनिया में हैं जो बनते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल भी होता है और एफ भी होता है। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इससे कहीं ज़्यादा है और मामला इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हमारा फिलहाल का जो क्राइटेरिया है, जो कंसर्न है, वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर है। तो उसके केस में सिर्फ 3 टाइप्स बनती हैं इस बुनियाद पर कि कितने पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। एस ने तो लेना ही लेना है। तो अगर एक एस और 3 पी थे तो sp3, एक एस 2 पी थे तो sp2, और एक एस और एक पी था तो sp। ये फैसला कैसे होगा कि आप सारे पी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे या 2 को करेंगे या 1 को करेंगे? तो उसका भी हमने बता दिया कि जो बॉन्ड पाई बॉन्डिंग के जरिए बन रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें अब सिर्फ इतनी बात का ख्याल रखना है कि अगर हम आपको कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन देंगे जो अल्केन की फैमिली का होगा तो उसमें तो सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं या सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो अल्केन में जितने कार्बन आएंगे सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अल्कीन में चूंकि डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, इसलिए अल्कीन में जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और अल्काइन में जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो अब ये सब लफ्ज अब आपके लिए 4 स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है। एक मीथेन, एक ईथेन, ये दोनों अल्केन के हैं। अल्कीन से इथीन और अल्काइन से इथाइन, ये 4 स्ट्रक्चर है। एक ही जैसा फॉर्मेट होगा जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी को अप्लाई करके इनके स्ट्रक्चर्स की एक्सप्लेनेशन देंगे। यानी मीथेन, इथेन, ये 2 स्ट्रक्चर करके आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि हम एक ही फॉर्मेट पर हर स्ट्रक्चर को लिख रहे हैं, तो याद करना भी आसान होगा। फर्स्ट ईयर याद हो तो ये सारा काम फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। इसका मतलब है इसमें एक नुक्ता भी नया नहीं आएगा, ये एज इट इज पूरा फर्स्ट ईयर वाला काम यहाँ रिपीट हो रहा है। फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था या अब याद नहीं है, इसलिए फिर अब हम इसको फुल फ्लैश तरीके से ही पढ़ा रहे हैं। तो नहीं कह रहे कि रिवीजन है तो फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में से देख लीजिए, ऐसा तो कहा ही नहीं हमने। अहमियत ये है कि जो 4 स्ट्रक्चर्स अब आप पढ़ने जा रहे हैं, जो पहले जो चीजें मैंने बताई थी कल, वो मैंने उसी को कहा था कि वो बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि फर्स्ट ईयर की चीजें भी हमें आपको साथ में बतानी थी। लेकिन अब हमारे पास अब जो 4 स्ट्रक्चर हैं वो
हमारे पास जो 4 स्ट्रक्चर हैं वो उनमें से कोई एक इम्तिहान में ज़रूर आएगा, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हमारा लाजमन है जो पेपर में लाजमन आता है। तो ये 4 स्ट्रक्चर करें, 4 मार्क्स आपके हो गए। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात क्या आ रही है कि इसी स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन से हमारा अगले टॉपिक यानी जब हमें बेंजीन पढ़ना है उसमें भी सवाल पूरा बनता है। तो ये वर्थ रखता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, और है आसान, इतना मुश्किल भी नहीं है। आइए शुरू कर दें। सबसे पहला स्ट्रक्चर है शेप ऑफ मीथेन। तो अब आप ये समझाना चाह, देखिए आपको तो पता चल ही गया ना, लेकिन हम पेपर पे प्रूफ करके बताएंगे। यानी हमने मीथेन सुना, हमें अकल आ गई यार मीथेन तो अल्केन है, उसमें तो कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो इस सूरत में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, और अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है तो कल ही लिखा था उसका शेप टेट्राहीड्रल होगा और एंगल 109.5 होगा। तो ये तो हमें पता है, हम यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। एक तरीका, एक फॉर्मेट है उसके हिसाब से कि हम मीथेन के फॉर्मूले से इस बात को प्रूफ करेंगे कि हमें कैसे पता चला कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और फिर उसका शेप ड्रॉ भी करेंगे और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। तो तरीका ये होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल का शेप हमें समझाना है, सबसे पहले हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। इसका सेंट्रल एटम है कार्बन, और शेप ऑफ मीथेन कैन बी explained in terms of hybridization in carbon। तो ये हमने वही बात जो आपसे कर भी चुके लिख दी। मीथेन फॉर्मूला था, उसमें कार्बन का एटम सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा वैलेंसी रखता है या सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन तो की वैलेंसी तो 1 है, तो एक हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाना है, और कार्बन के एक एटम में 4 बॉन्ड। तो कार्बन सेंट्रल एटम है। अहमियत यह है कि सेंट्रल एटम जैसी हाइब्रिडाइजेशन करेगा और उसके ऑर्बिटल जैसा शेप बनाएंगे, वही मॉलिक्यूल का शेप होगा। दैट्स व्हाई हमने लिखा शेप ऑफ मीथेन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो साबित करना है कि मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप मेंशन करें एक नंबर ऑफ कार्बन, और वो है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ये बात हमने, आपको याद है हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन देते हुए भी आपके सामने कही थी कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मली की जाती है S2 जिसको आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब कार्बन किसी भी कंपाउंड का हिस्सा होता है, किसी से बॉन्ड बनाता है, तो वो एक्साइटेड फेज में आता है। और एक्साइटेड फेज में और ग्राउंड स्टेट में फर्क क्या है कि जो उसके लास्ट ऑर्बिट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक p में चला जाता है। इस तरह एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की 1s2 2s1 2p3 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2 आ गया, तो 2p के इलेक्ट्रॉन 3 हो गए और 2s का इलेक्ट्रॉन 1 रह गया। और ये जो लास्ट ऑर्बिट है 2s1 2p3, इसे हम इस तरह से ऑर्बिटल के बॉक्स बनाकर दिखाते हैं और शो करते हैं कि अब 2s के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, और 2p में हम सबको पता है px py pz 3 ऑर्बिटल होते हैं, और उन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। टोटल हो गया 2p3। इससे ये साबित हुआ कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल हैं और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है।
तो ये बात इसलिए ज़रूरी थी कि आपको कहा गया था कि जिस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम में अकेले हों, पेयर ना बनाए हुए हों, वो ही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो चूँकि कार्बन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है। और जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, वही तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर खुद को पेयर बनाएगा। जो पहले से पेयर होगा, वो तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इससे ये साबित हो रहा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और उसे 4 बॉन्ड बनाने हैं। सिर्फ फैसला ये करना है कि वो चारों बॉन्ड सिग्मा हैं या उनमें पाई भी है। तो ये कैसे फैसला होगा? पहले ये बात यहाँ लिख देते हैं कि दिस इज एक्साइटेड स्टेट। सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद का तयन होता है एटम्स की तादाद से कि सेंट्रल एटम के साथ कितने एटम्स अटैच हैं। तो देखिए सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन के साथ कितने एटम जुड़े हुए हैं? नजर आ रहा है 4 हाइड्रोजन। तो जितने एटम सेंट्रल एटम के साथ जुड़े होंगे उसने उतने ही सिग्मा बॉन्ड बनाने। फर्ज कर लीजिए फॉर्मूले में कार्बन के साथ 3 एटम जुड़े हुए होते हैं, तो आप कहते हैं कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ऑर्बिटल तो सर 4 है, तो फिर चौथा क्या कर रहा है? वो पाई बना रहा है। लेकिन अगर 4 ऑर्बिटल हैं और कार्बन के साथ 4 एटम लगे हुए हैं, इसका मतलब है चारों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। बड़ा आसान है हिसाब। तो चूंकि हमें नजर भी आ रहा है और हम शो भी कर सकते हैं, इस ऑर्बिटल के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ दूसरा, इसके साथ तीसरा, इसके साथ चौथा, चारों ऑर्बिटल्स को एक एक हाइड्रोजन मिल गया और चारों ने सिग्मा बॉन्ड बनाए, कहीं डबल बॉन्ड बनाने की गुंजाइश नहीं है। तो ये बात हमने यहाँ लिखी, सिंस ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन in methane are involved in sigma bonding. They must be hybridized. तो जब ये हाइब्रिडाइज होंगे लाजमी तौर पर, तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore, nature of hybridization sp3 shape tetrahedral और एंगल 109.5 डिग्री। तो ये सब कहाँ से पता चला? ये उसी डेफिनेशन से कि जब ये पता चल जाए कि एक एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, तो उसके ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होते हैं और उनका बॉन्ड एंगल या एंगल जो है वो 109.5 होता है। तो अब हमने आपसे कहा कि अगर हम ये शेप ड्रॉ करें जैसा हमने वहाँ डेफिनेशन में ड्रॉ किया था, तो sp2 और sp वाली हाइब्रिडाइजेशन का तो स्ट्रक्चर बहुत आसानी से ड्रॉ हो सकता है, वो तो प्रॉपर बनता है। टेट्राहीड्रल वाला चूंकि 3 डायमेंशंस में है, उसमें कुछ एटम आगे हैं, कुछ पीछे हैं, तो ये चीज कागज पर या स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती प्रॉपर तरीके से। तो हम इसे इल्यूजन के अंदाज से बनाते हैं कि इस तरह ड्रॉ करें कि ऐसा तासुर आए कि ये स्ट्रक्चर असल में कैसा है। तो उसके लिए हम कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मैंने उस वक्त भी बनाया था। अब बस बीच में बनाएंगे कार्बन। कार्बन के एटम के 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं टेट्राहीड्रल शेप में, और जैसा कि उस वक्त भी किया था कि चौथा ऑर्बिटल आधा पीछे की तरफ छुपा दिया जाता है, जिससे ये तासुर सामने से देखते हुए मिले कि ये चूंकि बैक साइड पर है, इसलिए सामने से सही नजर भी नहीं आ रहा। और इन चारों के दरमियान मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था एक ही जैसा एंगल है 109.5 109.5। जहां एंगल 109.5 नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है दोनों ऑर्बिटल मिले हुए हैं, वहां भी यही एंगल है, ताकि आपको ये समझ आए कि ये मिले नहीं हुए, एक बैक साइड पर है, तो इसलिए हमें सही नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब जब कार्बन ने अपने चारों ऑर्बिटल इस ज्योमेट्री में अरेंज किए हैं, तो हाइड्रोजन जो इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन का एटम वहीं आकर अटैच होगा जहां ऑर्बिटल्स हैं। तो एक हाइड्रोजन इधर आकर बॉन्डिंग करेगा, एक इधर आकर बॉन्डिंग करेगा, एक इधर आकर बॉन्डिंग करेगा और एक, तो पूरे मॉलिक्यूल का शेप भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा।
अच्छा, अब जैसा कि मैंने उस वक़्त भी कहा था, बॉन्ड में इस बात की बड़ी अहमियत होती है कि जिन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है वो कौन से ऑर्बिटल हैं। तो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल तो s है, सारे हाइड्रोजन्स के बाद s ऑर्बिटल होता है और कार्बन के ऑर्बिटल्स का नाम अब क्या हो गया है sp3। इसका मतलब है ये चारों बॉन्ड्स में कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। तो चारों बॉन्ड्स एक जैसी ओवरलैपिंग से बने हैं और वो ओवरलैपिंग कहलाती है sp3s। कार्बन से sp3, हाइड्रोजन का s। अगर ये लिखते वक्त आप पहले s लिख दें और बाद में sp3 लिख दें और इसे ssp3 पढ़ें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऑर्बिटल पहले लिख दें, कोई बाद में लिख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये ओवरलैपिंग sp3s या ssp3 कहलाएगी। और अब ये बात हम एक सेंटेंस में यहाँ लिख दें कि इन मीथेन के अंदर क्या हो रहा है, 4CH सिग्मा bonds are formed due to sp3s overlapping। तो मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, बन रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो sp3s ओवरलैपिंग से। ये है एक फॉर्मेट। मीथेन सबसे आसान और सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है। फर्स्ट ईयर में तो ऐसा है कि हम मीथेन की भी स्ट्रक्चर पूछते हैं, चैप्टर 4 में जो सवाल आता था, लेकिन सेकेंड ईयर में जो हमने आपसे कहा कि 4 स्ट्रक्चर्स आप पढ़ेंगे और ये हर साल एक इम्तिहान में आता है, तो 30 सालों में मीथेन कभी नहीं आया। सो सिंपल। इसका तो मकसद इसको पढ़ाने का है कि आपको फॉर्मेट याद दिला दें कि ये होगा तरीका। अब इसी अंदाज से बाकी तीनों को भी एक्सप्लेन करना है, यानी सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और उस फॉर्मूले के चेंज होने की वजह से डिटेल्स में थोड़ा फर्क आ जाएगा, लेकिन अंदाज लिखने का यही रहेगा। इस तरह ये एक तरह से बिगिनिंग हो गई। 30 सालों में मेरे ख्याल में 1 या 2 दफा ईथेन पूछा गया है, सारी दफा क्या होता है, इथीन इथाइन। वजह भी उसकी है, इथीन इथाइन में पाई बॉन्ड भी है, तो वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है पूछने के लिए। तो ऑलमोस्ट एक सिस्टमैटिक अंदाज रहा, एक साल इथीन, एक साल इथाइन, एक साल इथीन, एक साल इथाइन। और जब वो देखते हैं कि 5-6 सालों तक ये पैटर्न चल रहा है, तो बच्चे अब इसको इससे फ़ायदा उठा रहे होंगे, तो उन्होंने बीच में ऐसा भी कर दिया 2-3 दफ़ा कि इथीन इथाइन दोनों पूछ लिए। तो इसलिए हमारे लिए अक्लमंदी का तकाजा भी, और पिछले साल चूंकि पेपर नहीं हुआ इसलिए भी ज़रूरी है कि हम सब याद करें। मीथेन ईथेन इसलिए कि उससे फॉर्मेट पता चलेगा, और ईथीन ईथाइन इसलिए कि उनमें से जो कोई भी आ सकता है अब तो। और आप देख ही लेंगे जो मैं फॉर्मेट फॉर्मेट बार बार कर रहा हूँ, ये ना समझिए कि 4 अलग अलग अंदाज के स्ट्रक्चर और आपको हर एक का अलग अलग रट्टा लगाना पड़ा है। नो नो नो, सिर्फ ये एक है जिसका आपने रट्टा लगा लिया। अब आपको पता चल गया कि ये है तरीका। अब बिल्कुल इसी अंदाज में मैं अब अगला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा, वो है ईथेन। वो भी अल्केन है, उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सिवाय इस बात के कि उसमें 2 कार्बन है, इसलिए स्ट्रक्चर बनाते वक्त मुझे 2 कार्बन के अंदर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा और थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मैं उसका फॉर्म दूंगा, उसमें भी सेंट्रल एटम कार्बन है, बस फर्क ये एक नहीं, 2-2 सेंटर है। और उसमें भी इसी तरह कन्फिग्रेशन लिखकर हम ये साबित करेंगे कि कार्बन हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके स्ट्रक्चर के बॉन्ड्स बता देंगे, दैट्स इट। फिर इसी तरह अल्कीन पे जाएंगे, उसमें भी यही फॉर्मेट होगा, बस उसमें क्या एक एडिशनल बात ये आ जाएगी कि वहाँ एक पाई बॉन्ड भी होगा। इथाइन में 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो एक ही अंदाज हम कंटिन्यू रखेंगे विद लिटिल चेंजेस। तो आइए अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। जब तक हम सारे जब करूंगा तो मैं सारी इधर सी बातें आप पे तो नहीं छोड़ रहा, लेकिन आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा जैसे ही मैं चौथा स्ट्रक्चर खत्म करूंगा कि हाँ सर ने सही कहा है, एक ही पैटर्न है। तो हमें एक तरह से 4 अलग अलग स्ट्रक्चर्स नहीं याद करने पड़ेंगे, एक को सही याद करके फिर थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं जिनको जहन में बैठाना होगा। Second structure is now shape of ethane. अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
C2H6. तो सेंट्रल एटम कार्बन, वही जुमला लिखे, शेप ऑफ इथेन कैन बी explained in terms of hybridization in carbon. और ये सेम वही चल रहा है अभी तक, बिल्कुल उसी तरह कार्बन वो सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन विच इज 6, फिर बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, one s2 2 s2 2p2 which is ground state. और फिर इसकी एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 2p3, देख लीजिए बिल्कुल अभी तक कोई फर्क नहीं आया है। और एक्साइटेड स्टेट में जो लास्ट ऑर्बिट वाला हिस्सा है उसे खास तौर पर हम बॉन्ड्स बॉक्सेस की सूरत में भी शो कर दें। अच्छा, अब ये साबित करना है कि इसमें चारों सिग्मा बॉन्ड है, यानी जो सेंट्रल एटम है कार्बन उसके साथ 4 एटम्स लगे हुए हैं। कैसे साबित करेंगे, वैसे तो हमें पता है लेकिन साबित कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला है C2H6 ना, तो 2 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है, तो फिर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, बना दिया आपने 3 हाइड्रोजन। दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, और फिर ये दोनों कार्बन जाहिर सी बात है आपस में भी मिले हुए हैं, तो हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 पूरे हो गए। अब अगर आप देखें इस फॉर्मूले के जो मैंने ये ड्रॉ किया है कि इस कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे मैंने रेड से सर्किल किया है, इसके साथ 4 एटम्स लगे हुए हैं, 3 तो हाइड्रोजन है, ये ब्लू से मैं सर्किल कर रहा हूँ, और चौथा बराबर वाला कार्बन है। तो इस सेंटर यानी जो रेड वाला कार्बन है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके साथ 4 एटम्स लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन और एक बराबर वाला कार्बन, तो इसके 4 सिग्मा बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। इसी तरह अगर अब आप राइट साइड वाले कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अब मैं उसको रेड कर रहा हूँ, अब ये कार्बन पूछे कि भाई मेरे बताइए, तो भी साफ नजर आ रहा है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है और इसके साथ एक हाइड्रोकार्बन भी है जो उसके लेफ्ट साइड पर मौजूद है। इस तरह दोनों कार्बन 4 एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं, उन 4 में से 3 हाइड्रोजन है और एक उनका पड़ोसी कार्बन है। चूंकि मेरी शर्त पूरी हो रही है, मैं यहाँ शो भी कर सकता हूँ कि इस ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन, इस ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन, इस ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन और चौथे ऑर्बिटल के साथ बराबर वाला कार्बन। और इस तरह मैं ये लिख सकता हूं कि सिंस ऑल 4 orbitals of each carbon in ethane are involved in hybridization. They are involved in sigma bonding. They are hybridized.
तो अब अगर ये हाइब्रिडाइज है तो फिर क्या होगा? नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन so all four orbitals of each carbon and ethane are involved in sigma bonding, so they are hybridized. You लिखेंगे so they are hybridized. So nature of hybridization is sp3 shape tetrahedral and angle. अब आप देख लीजिए, मीथेन और इसे मिलाइए अगर, तो सिवाय इस बात के कि फॉर्मूला C2H6 लिखा है और हमने मीथेन की जगह ईथेन का लफ्ज, सारी डिटेल अभी तक वही चल रही है, क्योंकि इसमें वही हाइब्रिडाइजेशन है, वही शेप है, वही लॉजिक है। अब जब शेप बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, अब C2H6 का बनाना है, दो कार्बन्स दिखाने हैं जो कि अपनी अपनी जगह पर टेट्राहेड्रल शेप बना रहे हैं, तो डायग्राम थोड़ी बड़ी नहीं समझे, मीथेन का स्ट्रक्चर डबल हो जाएगा और बातें भी इस हिसाब से थोड़ी सी उसकी ज्यादा हो जाएंगी। तो आइए देखें वो क्या है। ये एक कार्बन बनाया मैंने, और उसकी 4 ऑर्बिटल्स, एक छुपा दिया। कार्बन भी इस तरह बनेगा, उसके 4 ऑर्बिटल्स और एक छुपा दिया। तो अब ये इस तरह का हिसाब है, जैसे ये छोटा सा ऊपर बनाया भी हुआ है कि कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों के पास हैं, उनमें से एक से तो ये आपस में जुड़ गए हैं और बाकी के 3 से ये हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। दोनों कार्बन्स के बाकी 3 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन ने लिए हुए हैं। सारे एंगल्स 109.5 है। अब हम एक एक शो कर दें बस, और लेबलिंग कर दें कि जहां दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं वहां दोनों का sp3 ऑर्बिटल है, तो ये कहलाएगी sp3 ओवरलैपिंग। जहां हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना रहे हैं वहां कार्बन का sp3 है और हाइड्रोजन का s है, तो वो कहलाएगा sp3s ओवरलैपिंग, जिसे आप sp3 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ऑर्बिटल्स मेंशन करने हैं, जिसको चाहे पहले लिखें, जिसको चाहे बाद में लिखें। अब ये बात सेंटेंस की सूरत में भी यहाँ नीचे लिख देते हैं कि इन ईथेन 1 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड is formed due to sp3 ओवरलैपिंग। तो अब इथेन में एक बॉन्ड दोनों कार्बन्स के बीच में है जो sp3 ओवरलैपिंग से बन रहा है, जबकि 3 CH sigma bonds are formed by each carbon due to sp3s overlapping। तो एक जगह पर दोनों कार्बन एटम के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp3 ओवरलैपिंग से है, और दूसरी हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ विद sp3s ओवरलैपिंग। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन एज वेल, एंड नाउ यू कैन कंपेयर। अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ ये तो मीथेन जैसी ही बात है। हाँ, सिचुएशन देखते हुए
कि यहाँ 2-2 कार्बन थे, तो ज़रा बॉन्डिंग की डिटेल में 2 सेंटेंस लिख दिए गए। वहाँ चारों बॉन्ड एक जैसे थे, CH बॉन्ड तो एक ही सेंटेंस था। यहाँ 2 टाइप्स के बॉन्ड हैं, एक जगह पे कार्बन और कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है और 3-3 जगहों पर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरह अब आपका दिमाग अगर चले तो अब ईथीन के स्ट्रक्चर पे जब आप पहुँचेंगे, तो वहाँ पाई बॉन्ड के स्ट्रक्चर, पाई बॉन्ड की डिटेल एक ऐड अप हो जाएगी और वो इसके आगे आ जाएगी। बाकी सारा फॉर्मेट यही रहेगा। तो वो इसलिए भी अब बड़ा ज़रूरी होगा कि जब हम उसके बारे में लिखेंगे, तो पाई बॉन्ड की भी एक सही सूरत-ए-हाल सामने आएगी कि जब किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड होता है, तो उसकी सिचुएशन कैसी होती है। जो आप ऑलरेडी रिएक्शंस में सुन चुके हैं कि उसकी वजह से कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो अभी ईथीन और इथाइन में जो रिएक्शंस पढ़े थे, उसमें स्ट्रक्चर की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बस नाम ले लिया और कह दिया कि इसकी वजह से कंपाउंड एडिशन रिएक्शन दिखा रहा है। लेकिन अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जाएँगे बेंज़ीन का इसके बाद, वहाँ ये स्ट्रक्चर और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की जो फीचर्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ बेंज़ीन। इसलिए दैट्स द राइट टाइम टू स्टडी दीज़ थिंग्स। तो ये ज़हन में रखिएगा कि 2-4 दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि जब ये स्ट्रक्चर्स पूछे गए थे, तो इसके साथ डेफ़िनिशन भी पूछी गई थी, जो मैंने लिखवाई है, तो मैंने कह दिया कि वो रिवीजन था, तो ऐसा ना हो आप उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। ज़रा पुरानी बात हो गई, लेकिन ऐसा भी हुआ था कि फ़र्ज़ कर लें ईथीन का स्ट्रक्चर पूछना था, तो उन्होंने यूँ सवाल बनाया, डिफाइन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड देन एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन इन ईथीन मॉलिक्यूल या एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन in ethene and sp2 hybridization and explain it with the example of कर दी करनी है। अच्छा, अब ये हमने 2 स्ट्रक्चर्स पूरे लिख दिए। अब तीसरा स्ट्रक्चर होगा अल्कीन का पहला यानी कि ईथीन। आप चाहें तो कम से कम ये जो फर्स्ट कॉलम है ब्लैक वाला, ये तो आप ईथीन के लिए भी खुद लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिखेंगे, उसी तरह सेंट्रल एटम होगा और हम कहेंगे कि इसके शेप को हम ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन समझाएँगे। इसी तरह हम कार्बन के एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड और एक्साइटेड हालत में लिखेंगे और फिर ईथीन के फॉर्मूले को देखते हुए ये फैसला करेंगे कि क्या वहाँ हर कार्बन को 4 एटम्स मिल रहे हैं और अगर नहीं मिल रहे तो कितने मिल रहे हैं, और उससे फैसला होगा कि कितने p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे और कितने नहीं होंगे। तो अब वो पूरा फॉर्मेट इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास का हिस्सा होगा। यहाँ जो अभी आपने किया है ये मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी ख़त्म हो जाएँगे और हम बेंज़ीन भी शुरू कर देंगे। थैंक यू।